मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत चौथे सिद्धांत की चर्चा करें। चौथा सिद्धांत है जो आपके पाठ्यक्रम में है, वह है प्रत्यायोजन। इंग्लिश में इसका शब्द है डेलीगेशन। राजनीति विज्ञान में हम एक शब्दावली का उपयोग करते हैं, प्रदत्त विधायन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ समझने के बाद ये प्रत्यायोजन भी समझ में आ जाएगा। प्रत्यायोजन कहिए या प्रदत्त कहिए, एक ही चीज है। प्रदत्त विधायन क्या है? प्रदत्त का मतलब हुआ दिया गया, और विधान का मतलब कानून बनाना। तो कानून बनाने का कार्य जब एक संस्था के द्वारा दूसरे को दिया जाता है, उसे प्रदत्त विधान कहते हैं। जैसे कानून बनाना का काम है व्यवस्थापिका का। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्थापिका कानून की मोटी रूपरेखा को पारित करके अन्य नियम आदि बनाने का काम कार्यपालिका को सौंप देती है। तो कार्यपालिका जो नियम बनाती है उसे प्रदत्त विधायन कहते हैं। मैं इसको दोहराता हूं। व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है। कई बार व्यवस्थापिका कानून की मोटी रूपरेखा बना करके पास कर देती है और बाकी पूरी जिम्मेदारी कार्यपालिका को सौंप देती है। कार्यपालिका उस कानून की रूपरेखा के अनुसार अनेक नियम, उपनियम आदि बना करके उस कानून को लागू करती है। और ये जो नियम बना करके, उपनियम बना करके उस कानून को क्रियान्वयन का काम है, इसे प्रदत्त विधायन कहते हैं। मतलब व्यवस्थापिका अपनी विधायी शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है। इसे ही प्रदत्त विधान कहते हैं। प्रदत्त मतलब दिया गया। किसको दिया गया? कार्यपालिका को दिया गया। क्या दिया गया? विधायन, मतलब कानून बनाने का काम या नियम बनाने का काम कार्यपालिका को दिया जाना प्रदत्त विधायन कहलाता है। एक बात ध्यान रखें, जितने भी कानून संसद पास करती है, उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। बिना नियम के कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता। कैसे? एक उदाहरण लीजिए। शासन ने यह तय किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अध्ययन करने की सुविधाएं दी जाए। तो बिल्कुल संक्षिप्त में उसको पास कर दिया। अब जब यह कानून शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों से पास हो गया, अब शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी क्या करेंगे? उस छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं संबंधी कानून के परिप्रेक्ष्य में नियमों का निर्माण करेंगे कि प्राइमरी स्कूल में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, मिडिल स्कूल में कितने मिलेगी, हाई स्कूल में कितने मिलेगी, हायर सेकेंडरी स्कूल में कितने मिलेगी, कॉलेज में कितने मिलेगी, जब पीजी विद्यार्थी करेगा तब कितने मिलेगी, इसका रेट तय करेंगे। यदि मान लीजिए कोई विद्यार्थी फेल हो गया किसी क्लास में, तो अगले साल जब वह रिपीट करेगा उसी क्लास को, तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? स्कॉलरशिप कब मिलेगी? उस महीने के बाद अगले महीने, पिछले महीने का स्कॉलरशिप मिलेगा, या 4-5 महीने का एक साथ मिलेगा? उनको कैश दिया जाएगा या उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा? उनको स्टेशनरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? स्टेशनरी के रूप में उनको पैसा दिया जाएगा या उनको कॉपी, पुस्तक, कलम, पेंसिल, ये तमाम चीजें दी जाएंगी? उनको वस्त्र दिए जाएंगे तो कितने कपड़े दिए जाएंगे? कपड़ा कौन खरीदेगा? उनको खरीद कर कपड़ा दिया जाएगा या उनको सिला करके उनको कपड़ा दिया जाएगा? ये तमाम चीजें। उनको यदि हॉस्टल में रहने की सुविधा दी जा रही है तो हॉस्टल में कौन सा विद्यार्थी रह सकता है?
यदि मान लीजिए विद्यार्थी फेल हो गया उस क्लास में, तो उसको दोबारा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? हॉस्टल में उनको कौन कौन सी चीजें फ्री में मिलेगी? केवल 2 वक्त का भोजन मिलेगा या सवेरे का नाश्ता मिलेगा, शाम की चाय भी मिलेगी और दिन में रात को भोजन मिलेगा? ये तमाम चीजें नियमों के द्वारा निर्धारित होती हैं। इन नियमों को कार्यपालिका के द्वारा तैयार किया जाता है और कार्यपालिका जो भी नियम बनाती है वो सब नियम मूल कानून के अनुरूप होना चाहिए और इन नियमों पर संसद में वाद विवाद हो सकता है। इसी को ही प्रदत्त विधान राजनीति विज्ञान में कहते हैं। दुनिया के सभी देशों में कोई भी कानून लागू करना हुआ तो कानून को लागू करने के लिए नियमों का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। बिना नियम बनाए कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। और दूसरा उदाहरण दीजिए, जैसे निर्वाचन आयोग का काम है निर्वाचन कराना। संविधान में लिखा हुआ है निर्वाचन कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होगी। अब निर्वाचन आयोग लोकसभा का निर्वाचन हो, चाहे विधानसभा का निर्वाचन हो, चाहे राज्यसभा का निर्वाचन हो, जो भी उसको जिम्मेदारी दी गई है संविधान के अंतर्गत, उन निर्वाचनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाता है और ये नियम निर्वाचन आयोग बनाता है। उस निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार मान लीजिए कोई कहीं पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा के चुनाव के लिए कौन व्यक्ति नामांकन भर सकता है, आयु कितने वर्ष होनी चाहिए और नामांकन फॉर्म जमा करते समय कितनी प्रति चाहिए, उसके साथ कौन कौन से और सर्टिफिकेट चाहिए, उसे कहाँ का निवासी होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम यदि नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है क्या, तमाम प्रकार की चीजें। फिर चुनाव किस प्रकार से होगा, ये तमाम चीजों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकों के रूप में मैनुअल तैयार होता है। वो सब नियम होते हैं, उसे प्रदत्त विधान कहते हैं। अब चलें लोक प्रशासन की ओर। प्रदत्त और प्रत्यायोजन समानार्थी हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हम राजनीति विज्ञान में प्रदत्त विधान कहते हैं, प्रशासन में भी प्रत्यायोजन होता है। प्रदत्त करने की बात आती है क्योंकि प्रशासन का काम नीतियों को क्रियान्वित करना है। प्रश्न ये उठता है कि किसी कार्यालय में एक व्यक्ति जो मुखिया है, जिस पर पूरे संगठन की जिम्मेदारी है, क्या वह एक व्यक्ति सभी प्रकार के काम कर सकता है? यह संभव नहीं है। तो वह क्या करता है, उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वह जिम्मेदारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप देता है। यह जो उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को अपनी कुछ शक्तियां सौंप देना है, इसे ही प्रत्यायोजन कहते हैं। जैसे कलेक्टर केवल पूरे राज्य भर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, उस पर अनेक प्रकार की और जिम्मेदारियां हैं। परिणाम क्या होता है कि हर जिले में कम से कम 15-20 विभाग अलग अलग होते हैं। जैसे खाद्य विभाग है, चिकित्सा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ऐसे तमाम प्रकार के विभाग होते हैं। जमीन का विभाग है, जमीन रजिस्ट्री का विभाग है, ऐसे ही इन सभी विभागों में एक एक डिप्टी कलेक्टर होते हैं। इन डिप्टी कलेक्टर्स को उस काम को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वह कौन सौंपता है? कलेक्टर सौंपता है। तो यह जो अधिकारों का सौंपना हुआ, इसे ही प्रत्यायोजन कहते हैं। इसमें अधिकार सौंप गए कलेक्टर ने अधिकार सौंपा, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी? कलेक्टर की ही होगी। अंतिम जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। इस प्रकार से ये जो अधिकार सौंपना हुआ ताकि अधीनस्थ अधिकारी काम करें, इसे ही प्रत्यायोजन के नाम से जाना जाता है। तो उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को अधिकार सौंपने की क्रिया प्रत्यायोजन कहलाता है। इसमें सभी शक्तियां शीर्ष पर होती हैं। उसी मुख्य अधिकारी के पास सभी शक्तियां होंगी।
लेकिन क्यों? क्योंकि अकेले वह सब काम नहीं कर सकता। किसी भी एक व्यक्ति के लिए सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करना संभव नहीं है। वह अपने अधीनस्थों को अस्थायी तौर पर सौंपता है। जैसे एक विश्वविद्यालय की हमने स्थापना की, विश्वविद्यालय में कुलपति को नियुक्त कर दिया। कुलपति की जिम्मेदारी, पूरे विश्वविद्यालय की अंतिम जिम्मेदारी कुलपति की है। या महाविद्यालय की आपने स्थापना कर दी, महाविद्यालय की पूरी जिम्मेदारी एक प्राचार्य की है। क्या प्राचार्य सभी विषयों का अध्यापन कर सकता है अकेला? नहीं कर सकता। क्या कार्यालयीन कार्यों को अकेले कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या लाइब्रेरी का काम अकेले कर सकता है? क्या वही व्यक्ति स्पोर्ट्स का काम कर सकता है? सब काम अकेले नहीं कर सकता। तो प्राचार्य क्या करता है? वह जैसे अलग अलग विषय को पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षकों को पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है। आप इन विषयों का अध्यापन करिए। स्पोर्ट्स ऑफिसर को खेलकूद के बारे में पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है। लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी की पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है। अकाउंटेंट को अकाउंट्स की पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है। कार्यालयीन कार्यों की पूरी जिम्मेदारी मुख्य लिपिक को या रजिस्ट्रार को सौंप देता है। ये अधिकारों का सौंपना प्रत्यायोजन है, क्योंकि एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता और उसके अधीन जो भी व्यक्ति काम करते हैं, इन सभी के कार्यों के लिए प्राचार्य अकेले जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से अधीनस्थ को अस्थायी तौर पर शक्तियां सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है। इसमें कारण क्या है? क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता। उसमें इतनी क्षमता नहीं हो सकती कि वो सब काम अकेले कर ले। तो इसलिए अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उन सबको अलग अलग काम सौंपा जाता है। और दूसरा है, अधीनस्थ के पास काम भी तो होना चाहिए। यदि अधीनस्थ के पास काम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? चुपचाप खाली बैठेंगे। तो इसलिए प्रत्यायोजन का होना प्रत्येक संगठन में आवश्यक है। हेमैन कहता है प्रत्यायोजन का तात्पर्य है कि अधीनस्थ को एक तय सीमा के अंतर्गत काम करने की सत्ता देना। अधीनस्थ को एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, उस सीमा का उल्लंघन वह अधीनस्थ अधिकारी नहीं कर सकता। अपनी सीमा के अंतर्गत रखकर काम करेगा। तो एक निश्चित सीमा के अंतर्गत काम करने की सत्ता देना। और इस प्रक्रिया में अधीनस्थ उच्च अधिकारी से सत्ता प्राप्त करता है। स्वाभाविक है, हर अधीनस्थ अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी से सत्ता प्राप्त करता है। फिर भी उच्च के पास हमेशा सत्ता बनी रहती है। वह उच्च अधिकारी उस सत्ता को जो उसने सौंपा है उसे कभी भी उससे वापस ले सकता है और बोल सकता है कि मैं ये काम खुद करूंगा। तो ये हेमैन कहता है प्रत्यायोजन का मतलब है उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को सत्ता का सौंपना, शक्तियां सौंपना। और इसका महत्व क्या होता है? प्रत्यायोजन का महत्व क्या है? सबसे पहले है दक्षता। इससे संगठन की दक्षता और कार्य कुशलता बढ़ती है, क्योंकि एक के पास सभी प्रकार का ज्ञान होना संभव नहीं है। तो इससे कार्यालय की दक्षता और कार्य कुशलता बढ़ती है। दूसरा है, जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण मिलता है काम करने का। तीसरा, उनको कार्य संतोष होता है, क्योंकि यदि शक्तियां बटी होंगी तो हर विभाग में काम करने वाले जो अधिकारी होंगे वे लगातार उस काम को करते करते उस विषय में विशेषज्ञ हो जाएंगे और इन चीजों से उनको भी संतोष होगा और जो उच्च अधिकारी बैठा हुआ है उसको भी कार्य संतोष मिलता है। चौथा है, अधीनस्थ में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है कि हमको ये काम सौंपा गया, हमने ये काम ईमानदारी से और अच्छी तरह से किया। अब देखें प्रत्यायोजन के प्रकार। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन। औपचारिक प्रत्यायोजन का मतलब होता है जिस सत्ता को सौंपने के लिए नियम आदि बनाए जाते हैं उसे औपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं। और जो परंपराओं के अनुसार शक्तियां सौंपी जाती हैं, परंपरा के अनुसार,
उसे अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहा जाता है। तो औपचारिक प्रत्यायोजन का मतलब नियम कानून बना करके सत्ता सौंपिए, और जैसे कलेक्टर है, तहसील में एसडीएम होता है, वो उस एसडीएम को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, मूलतः किसकी शक्तियां हैं? कलेक्टर की शक्तियां हैं। लेकिन कलेक्टर प्रत्येक पूरे जिले भर के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन तहसील में जो एसडीएम होता है, या एक अनुविभाग में जो एसडीएम होता है, अनुविभागीय दंडाधिकारी जिसे कहते हैं, उसकी जो सत्ता है वह नियम के अनुसार निर्मित है, तो उसको औपचारिक प्रत्यायोजन कहेंगे, क्योंकि एसडीएम नियम के अनुसार उस पद पर बैठता है। लेकिन वह किसके प्रति जिम्मेदार होता है? कलेक्टर के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार से तहसीलदार होते हैं, उसके अधीन, उसके नीचे नायब तहसीलदार होते हैं, ये सब नियमों के अनुसार काम करते हैं। इसको कहते हैं औपचारिक प्रत्यायोजन। लेकिन जहां पर केवल परंपरा के अनुसार या अनौपचारिक रूप से किसी को शक्तियां दी जाती हैं, या किसी को एक खास काम के लिए भेजा जाता है, उसको अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहा जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा काम आ गया जिसको कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई। मान लीजिए किसी कार्यालय की जांच करने की बात आई, तो कलेक्टर ने अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को बोल दिया कि आप वहां पर जाइए, जांच करके आइए। ये अनौपचारिक हुआ। दूसरा है पूर्ण और आंशिक। पूर्ण प्रत्यायोजन, जैसे कलेक्टर के द्वारा एसडीएम को सत्ता का प्रत्यायोजन हुआ, ये पूर्ण प्रत्यायोजन कहलाता है। और आंशिक, किसी एक क्षेत्र में उसको काम करने की अनुमति दे देना, ये आंशिक है। इसको दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, जैसे अपने देश को किसी दूसरे देश के साथ मान लीजिए को समझौता करना है, राजनीतिक समझौता करना है, तो प्रधानमंत्री अपने किसी विश्वस्त मंत्री को भेजेगा कि आप जाइए और इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करके समझौते का प्रारूप तैयार करिए। स्थिति को देखते हुए आप पूरा अपने विवेक से निर्णय लीजिए और उसके अनुसार आप हमको सूचित करिए। यह हुआ पूर्ण प्रत्यायोजन। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण आपको देता हूं मैं। 1945 में जब भारत की आजादी की चर्चा हो रही थी, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे इटली। इटली ने कहा मुझे भारत को आजादी देनी है, स्वतंत्रता दे देंगे। अब प्रश्न आया कि किसको सत्ता देंगे। अब उस जमाने में आवागमन के साधनों की भी थोड़ी सी दिक्कत थी, यद्यपि एरोप्लेन बन चुके थे और एरोप्लेन से भी आना जाना लोगों का शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड कहां बहुत दूर है, भारत इतना यहां पर है। तो इटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजा और इन 3 सदस्यों से कहा आप लोग जाकर के भारत आजादी उनको देंगे, इस विषय में आप पूरा काम करके आइए, पूरी स्थिति का अध्ययन करिए, अवलोकन करिए, निरीक्षण करिए और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय को ब्रिटिश सरकार अनुमति दे देगी। मैं आपको पूरी तरह से शक्तियां देता हूं कि आप भारत जाइए और भारत जाकर के हर काम करके आए फाइनल। तब कैबिनेट मिशन आया था। उस कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा ने फिर भारत के लिए नया संविधान दिया। और यह भी तय हुआ, कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि निर्वाचन में जिस दल को बहुमत मिलेगा उस दल का नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होगा और राष्ट्रपति का पद होगा, और हम उस सरकार को, उस बहुमत से निर्मित सरकार को हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। और इस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार को सत्ता का हस्तांतरण हुआ।
तो ये पूर्ण हस्तांतरण हुआ। आंशिक थोड़ा सा कम करना, इस प्रत्यायोजन को कम मात्रा में स्वीकार करना, उसको आंशिक प्रत्यायोजन कहा जाता है। तीसरा है सशर्त निशर्त। यदि ऐसा मान लीजिए किसी प्रत्यायोजन के साथ कोई शर्त लगा दी जाती है तो उसको सशर्त प्रत्यायोजन कहते हैं, और मान लीजिए उसमें कोई शर्त नहीं लगाई जाती तो उसको निशर्त प्रत्यायोजन कहते हैं। यह है प्रत्यायोजन के प्रकार। अब देखें प्रत्यायोजन की सीमाएं। पहला है नियंत्रण और निरीक्षण सतत होना चाहिए। जब तक सतत नियंत्रण अधीनस्थ अधिकारियों पर नहीं होगा तब तक प्रत्यायोजन के अंतर्गत जो शक्तियां सौंपी गई हैं अधीनस्थों को, उन कार्यों में लापरवाही होगी, मनमानी होगी, भ्रष्टाचार हो सकता है। इसलिए उनके कार्यों पर सतत नियंत्रण और निरीक्षण निर्देशन होना चाहिए। दूसरा है वित्तीय नियंत्रण होना चाहिए। वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत एक सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए कि आप अपने विवेक से इतना रुपए खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये वित्तीय नियंत्रण हुआ। तीसरा है अधीनस्थ के विरुद्ध अपील। मान लीजिए नायब तहसीलदार ने कोई निर्णय दिया, आप उसके विरुद्ध तहसीलदार के पास अपील कर सकते हैं। तहसीलदार ने कोई निर्णय दिया, आप उसके विरुद्ध एसडीएम के पास या कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं। तो अधीनस्थों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार शीर्ष पर जो अधिकारी है उसको होना चाहिए। फिर संगठन की कुशलता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। सत्ता का प्रत्यायोजन इस ढंग से हो कि संगठन की कार्य कुशलता पर, उसकी दक्षता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और पद नाम से प्रत्यायोजन होना चाहिए, व्यक्तिगत नाम से नहीं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं होना चाहिए, उसके पद नाम से होना चाहिए। पदनाम मतलब जिस पद पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है उस पदाधिकारी को मिलना चाहिए, उस पदनाम को मिलना चाहिए, पदधारी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। और अंतिम है प्रत्यायोजन अपने तत्काल अधीनस्थ को किया जाना चाहिए। तत्काल अधीनस्थ कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष एसडीएम होते हैं, उसके नीचे तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार। तो कलेक्टर सीधे नायब तहसीलदार को कोई सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता, वह अपन अधीनस्थ तत्काल अधीनस्थ को प्रत्यायोजन कर सकता है। यह है प्रत्यायोजन का अध्याय। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रत्येक संगठन में प्रत्यायोजन होता है। बिना प्रत्यायोजन के कोई भी संगठन अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक संगठन में प्रत्यायोजन इसलिए भी होना आवश्यक है क्योंकि एक शीर्ष पर जो अधिकारी बैठा है उसको सभी चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि शक्तियां वो बांट देता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, इससे कार्य में दक्षता बढ़ती है, कार्य कुशलता में का विकास होता है, अधीनस्थ अधिकारियों में जिम्मेदारी की भावना आती है, और इस प्रकार से प्रत्यायोजन आवश्यक है। यह है प्रत्यायोजन का चैप्टर। इसी के साथ संगठन के सिद्धांत का चैप्टर समाप्त हुआ। अगले व्याख्यान में भी देखेंगे मुख्य कार्यपालिका। आपको धन्यवाद।